हाय एवरीवन। मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो 10 पेपर हुए थे, उन 10 पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस हमारे क्लास 11th के चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन से थे, आज हम उन सभी सवालों को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से टोटल 7 क्वेश्चंस आए थे और उन सातों के सातों सवाल को आज मैं आपको सॉल्व करना सिखाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर को लेकर के ऑलमोस्ट हर बच्चे में कुछ ना कुछ डाउट रहता है। वो डेफिनेटली इस चैप्टर को लेकर सफ़र करते हैं, बट मैं आपको ऐसे और करता हूँ कि आज की इस क्लास को अटेंड करने के बाद ऑलमोस्ट आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जितने भी सवाल आज मैं डिस्कस करूँगा, उन सवालों को समझाने के समय में मैं आपको उससे रिलेटेड हर थ्योरी समझाऊंगा, जिससे आपका होगा ये कि आप हर कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे, आप हर कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। एंड डेफिनेटली जब तक मैं इस क्लास को एंड करूंगा, आपका इस चैप्टर में एक अच्छा कमांड आ चुका होगा, आप इस चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। इतना मैं आपको एश्योर करता हूं। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो 22 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion कहता है, a simple pendulum is taken to a planet of mass and radius 4 times and 2 times respectively than the earth. The time period of the pendulum remains same on earth and the planet. All right. हमारा जो assertion है ये कहता है कि हमने एक सिंपल पेंडुलम को एक दूसरे प्लैनेट की तरफ लिया। हम एक दूसरे प्लैनेट की तरफ या एक दूसरे प्लैनेट पे हमने एक सिंपल पेंडुलम को हम ले करके गए, और उस प्लैनेट की जो मास की वैल्यू है वो अर्थ के मास के कंपेयर में 4 टाइम्स है, एंड उस अदर प्लैनेट की रेडियस की जो वैल्यू है वो अर्थ के रेडियस का 2 टाइम्स है। तो कहता है एसर्शन में कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड जितना अर्थ पे है उतना ही उस प्लैनेट में होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को फाइंड करने का फॉर्मूला आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को फाइंड करने का फॉर्मूला है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जहां पर l हमारी सिंपल पेंडुलम की स्ट्रिंग की लेंथ होती है एंड g होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अब हम बात करते हैं अर्थ के लिए। तो हम जानते हैं अच्छे से, ग्रेविटेशन चैप्टर मैंने भी आप लोग को पढ़ाया है और उसमें बिल्कुल हमने सीखा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है gm अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m प्लैनेट की मास होती है एंड r रेडियस होती है प्लैनेट की। ये हमारा फॉर्मूला है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करने का ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। नाउ अब मैं एक काम करता हूं, मैं अर्थ के मास को m एंड अर्थ के रेडियस को r ले लेता हूं। तो डेफिनेटली ये जो आप एक्सीलरेशन देख रहे हैं ये एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो गई, और इसीलिए यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट ई ले लेता हूँ, ई फॉर अर्थ, करेक्ट। नाउ अब मैं अदर प्लैनेट की बात करता हूँ। तो जो दूसरा प्लैनेट है उस दूसरे प्लैनेट में मान लेते उसके सरफेस पे जो एक्सीलरेशन होगी वो जी पी होगी, जी सबस्क्रिप्ट पी होगी। तब इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? इट विल बी इक्वल टू जी इनटू मास ऑफ द प्लैनेट। बट कह क्या रहा है कि जो हमारा प्लैनेट है उसका मास अर्थ के मास का 4 टाइम्स है। तो डेफिनेटली अदर प्लैनेट के लिए मुझको m की जगह में 4m पुट करना चाहिए। ये जो आप m देख रहे हैं ये मैंने अर्थ की मास ली है, तो प्लैनेट का मास अर्थ के मास का 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे 4m लिख दिया। नाउ डिवाइडेड बाय, अब मुझको यहाँ पर रेडियस ऑफ द प्लैनेट की रिक्वायरमेंट है, और क्योंकि हमें कह रहा है कि उस अदर प्लैनेट की रेडियस अर्थ के रेडियस का 2 टाइम्स है, तो डेफिनेटली मुझे r की जगह में कितना ले लेना चाहिए? 2r ले लेना चाहिए। और स्क्वायर हमारे फॉर्मूले का एक पार्ट है जिसको मुझको मेंटेन करना ही था। नाउ 2 का स्क्वायर कितना होता है? इट इज 4। तो 4 एंड 4 आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, एंड फाइनली मुझे मिलने वाला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, विच इज नथिंग बट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और इसलिए मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि जो हमारा प्लैनेट है, जो हम वो प्लैनेट की बात की गई है हमारे साथ, उस प्लैनेट के सरफेस पे भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वही वैल्यू है जो अर्थ के सरफेस पे है। और इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और क्योंकि दोनों ही प्लैनेट्स के लिए मीन्स अर्थ एंड द अदर प्लैनेट के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सेम वैल्यू है,
और क्योंकि पेंडुलम का लेंथ तो सेम ही रहेगा दोनों प्लैनेट पे, इसलिए मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं कि जो टाइम पीरियड की वैल्यू हमें अर्थ के सरफेस पे ऑब्जर्व होगी, वही टाइम पीरियड की वैल्यू हमें उस अदर प्लैनेट के सरफेस पे भी ऑब्जर्व होनी चाहिए। और इसीलिए जो हमारा एसर्शन एकदम करेक्ट है, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स द सेम, और ये बात एकदम सही है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो एसर्शन तो करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब हम रीजन की बात करते हैं। रीजन कहता है द मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड एट अर्थ एंड द अदर प्लैनेट। देखिए, मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कंटेंट होती है एक बॉडी में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो एक बॉडी में कंटेंट होती है उसे कहते हैं, है ना। तो मास जो है कभी भी वो बदलता नहीं है अगर अपन किसी बॉडी को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लैनेट टू अदर प्लैनेट। तो जब आप किसी बॉडी को शिफ्ट करते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, तब उस बॉडी का मास नहीं बदल सकता, मास नहीं बदलता। जो अमाउंट ऑफ मैटर है, जो मैटर का वजन है, वो नहीं बदल सकता। और इसीलिए ये जो रीजन आर है, ये भी एकदम करेक्ट बात है। द मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड। मास क्यों बदलेगा? मास तो बिल्कुल नहीं बदल सकता, मास बदलने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मास जगह बदलने से, एक बॉडी की अगर अपन पोजीशन बदल दें, एक बॉडी को अगर अपन एक प्लेस ऑफ द यूनिवर्स से किसी अदर प्लेस ऑफ द यूनिवर्स की तरफ लेके चले जाते हैं, डेफिनेटली मास नहीं बदलेगा और मास सेम रहता है। तो रीजन आर भी करेक्ट है। बट कहीं से देखा जाए तो एसर्शन एंड रीजन आपस में लिंक्ड तो नहीं है, दो अलग अलग बातें हैं। यहां पर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एसर्शन ए भी करेक्ट है, रीजन आर भी करेक्ट है, बट इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। इस रीजन को मैं इस एसर्शन का जस्टिफिकेशन नहीं मान सकता। मैं नहीं कह सकता कि इसी रीजन की वजह से ही ये एसर्शन करेक्ट हुआ था। तो इसके लिए स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, बट रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बात आपको समझनी चाहिए। और इसी बेसिस पे अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो मैं कह रहा है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स choose the correct answer from the options given below. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. एकदम सही बात है, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो गया, और इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 करेक्ट है ना। बाकी ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है, a light hollow cube of side length 10 centimeter and mass 10 gram is floating in water. All right, it is pushed down and released to execute simple harmonic oscillations. The time period of oscillations is y pi into 10 to the power minus 2, where the value of y is acceleration due to gravity. जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड इसको लेने को बोला है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब लेने को कहा है। ऑलराइट, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का डिस्कशन करते हैं, तब हम कई अलग अलग तरह के सिस्टम के टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करते हैं, और आपको हर एक सिस्टम के टाइम पीरियड की वैल्यू याद कर लेनी चाहिए, इससे आपका समय बचेगा। जैसे कि अभी हमने इसके पहले वाले सवाल में सिंपल पेंडुलम के बारे में चर्चा किया, और हमने देखा कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√L/J होती है। वैसे अगर एक स्प्रिंग बॉडी सिस्टम है, और अगर आप उस बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं मेन पोजीशन से और बॉडी को ऑसिलेट होने देते हैं, तब उस केस में उस स्प्रिंग बॉडी सिस्टम के टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√M/K होती है। और इस तरह से हम कई अलग अलग तरह के सिस्टम की बात करते हैं। करीबन ऐसे 7-8 सिस्टम है जिनकी हम बात करते हैं, जिसके हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकालना सीखते हैं। और आपको बिल्कुल इन सभी सिस्टम के टाइम पीरियड की वैल्यू को याद कर लेना चाहिए। जो ये हमारा सवाल है, उस सिचुएशन के लिए टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको भी सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानी पे एक बॉडी है, एक क्यूब है जो फ्लोट कर रही है। ऑल राइट, तो ये वही बॉडी है जो फ्लोट कर रही है, क्यूबिकल बॉडी है, और कह रहा है कि वो पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रही है। अगर ये फ्लोट कर रही है, इसका ये मतलब है कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। न तो बॉडी नीचे जा रही, न तो बॉडी ऊपर आ रही, ये फ्लोट कर रही है। और फ्लोट मतलब ये अनएक्सिलरेटेड है, एंड जब कोई बॉडी अनएक्सिलरेटेड होती है तब उस पर नेट फोर्स 0 होता है। तो डेफिनेटली इस बॉडी पे भी नेट फोर्स की वैल्यू फिलहाल 0 है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो डेफिनेटली आपको सोच करके जब आप जवाब देंगे तो आपको 2 ही फोर्सेस मिलेंगे। पहली तो फोर्स जो ग्रेविटी लगा रही है इस पे नीचे की तरफ, mg है ना। हम जानते हैं कि अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बाय फोर्स इक्वल्स टू m इंटू जी। तो इस बॉडी का जो भी मास रहा हो m सपोज,
इंटू जी से हमको मिल जाएगी इसकी वेट, इस पे ग्रेविटी कितनी फोर्स लगा रही है वो हमें पता चल जाएगी। इसके अलावा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे हम एक बात सीखते हैं, और हम क्या सीखते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं, आइदर पार्शियली और कंप्लीटली, तब उस केस में वो फ्लूइड उस पर जनरली एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करती है, और उस अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं बॉइंड फोर्स। करेक्ट और नॉट? तो यहाँ पर ये जो बॉडी है, क्योंकि ये हमारे पानी में पार्शियली डूबी हुई है, क्योंकि फ्लोट कर रही है, मतलब कुछ हिस्सा पानी के अंदर होगा, कुछ हिस्सा पानी के बाहर होगा, तो डेफिनेटली क्योंकि ये पार्शियली वाटर में सिंक की हुई है, पार्शियली क्योंकि इमर्स्ड है, इसके लिए मैं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर बॉडी पे वाटर ने एक बॉइंड फोर्स ऊपर की तरफ लगाया होगा। जनरली बॉइंड फोर्स ऊपर होती है ना, और बॉइंड फोर्स की जो भी वैल्यू रही होगी एग्जैक्टली वही वैल्यू इस बॉडी की वेट भी रही होगी। तो आपस में दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स को जीरो मेंटेन कर रहे हैं, और क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, और क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है तो डेफिनेटली बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब इस पे जितना mg लग रहा है उतना ही बॉइंड फोर्स लग रहा है। जहां तक बॉइंड फोर्स का सवाल है, इसको लेकर के मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना जरूर चाहूंगा कि जो बॉइंड फोर्स है इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो आपको समझने की जरूरत है। जो बॉइंड फोर्स होती है वो क्या होती है? इट इज बेसिकली वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मतलब क्या है? तो जैसे अगर आपने किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में इमर्स किया, पार्शियली भी कर सकते हो, कंप्लीटली भी कर सकते हो, बट आपने किसी फ्लूइड में इमर्स किया, तो जितनी वॉल्यूम बॉडी की फ्लूइड के भीतर होगी, हम कहेंगे उस बॉडी ने अपने आप को उस फ्लूइड में ऑक्यूपाई करवाने के लिए, उस फ्लूइड में अपने आप को रखने के लिए उतनी वॉल्यूम फ्लूइड के वहां से सरकाई होगी जितनी वॉल्यूम उसकी खुद की फ्लूइड के भीतर है। कहने का ये मतलब है कि जब ये बॉडी बाहर थी तो डेफिनेटली इस जगह पे तो वाटर ही रहा होगा, लेकिन जब मैंने बॉडी को इस वाटर की सरफेस पे रखा तो हुआ क्या कि बॉडी हल्की सी डूबी। तो जितना वॉल्यूम बॉडी का फिलहाल पानी के अंदर है उतना ही वॉल्यूम पानी का इसको यहां से हटाना पड़ा होगा, डिस्प्लेस करना पड़ा होगा, तभी नहीं अपने आप को यहीं पे रख पाया होगा। इसके एब्सेंस में, बॉडी के एब्सेंस में इस जगह पे वाटर थी, अब बॉडी के प्रेजेंस में इतनी जगह पे, जो मैंने यहाँ पर लाइन खींची हुई है, जो मैंने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, इस जगह से पानी सरका होगा तभी ना बॉडी अपने आप को वहां पर ऑक्यूपाई करवा पाई है। और इतनी ही वॉल्यूम का, एग्जैक्टली इतनी ही वॉल्यूम पानी का जो वेट होगा वही वेट बॉइंड फोर्स के बराबर होता है। आपको इतनी बात समझनी चाहिए, और इसी को ही हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। इतनी बातें जो मैंने आपको समझाई, इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं न भी समझाता तो भी बात बन सकती थी, बट मैं चाहता था कि आप सवाल के डेप्थ को समझें, आप इस सवाल को फील कर पाएं, और इसीलिए मैंने आपको इतनी बात समझाई। अब क्या कह रहा है सुनना। अब कह रहा है इट इज पुश डाउन एंड रिलीज्ड। तो जैसे ही हमने इसको हल्का सा नीचे की तरफ मान लो धक्का मारा, तो हुआ ये कि बॉडी को जब हमने नीचे की तरफ पुश किया तो बॉडी का वॉल्यूम अब जो फ्लूइड के अंदर होगा, पानी के अंदर होगा, वो पहले की तुलना में ज्यादा होगा। इसको ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा अपने आप को और अंदर लाने के लिए, और उस दौरान क्योंकि ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगी तो ज्यादा वेट भी हो जाएगा उसका, और इसीलिए बॉइंड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हाँ कि नहीं? मतलब जैसे ही मैंने इसको डाउनवर्ड पुश किया तो पहले की तुलना में अब इसने ज्यादा पानी को डिस्प्लेस किया। क्यों? क्योंकि पहले की तुलना में अब इसका वॉल्यूम पानी के अंदर ज्यादा है, और इसलिए यहां पर बॉइंड फोर्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। बट mg तो बदलेगा नहीं, मास भी सेम, g भी सेम, तो mg क्योंकि नहीं बदला, बट क्योंकि ऊपर की तरफ बॉइंड फोर्स बढ़ गई, इसीलिए जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो इस पे एक नेट अपवर्ड फोर्स होगा, और उस नेट अपवर्ड फोर्स के कारण हमारी जो बॉडी है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हुए आएगी और इसकी स्पीड बढ़ना चालू होगी, जो आपको समझने की जरूरत है। जब बॉडी एग्जैक्टली इस पोजीशन पे आएगी तो वापस से वो इक्विलिब्रियम में तो आ जाएगी, उस पर नेट फोर्स तो जीरो होगा, बट इस जगह तक लौटते लौटते क्योंकि वो एक्सेलरेट होते हुए आ रही थी तो उसने एक नॉन जीरो वेलोसिटी गेन की होगी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लौटने के दौरान, है ना। मैंने धक्का मार के जैसे ही छोड़ा, बॉडी ऊपर आना चालू की, और क्योंकि बॉडी ऊपर आना चालू की तो वो एक्सेलरेट होते हुए आ रही है क्योंकि उस पर एक नेट अपवर्ड फोर्स है, और जैसे इस जगह पर वापस से अपने आप को ऑक्यूपाई करवाएगी, अब उसके पास एक ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी क्योंकि वो एक्सेलरेट होते हुए आ रही थी, और इसी कारण ये यहाँ रुक नहीं सकती बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और इसलिए ये और ऊपर जाएगी। अब जैसे ये और ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली इसकी जितनी वॉल्यूम फिलहाल पानी के अंदर है वो कम हो जाएगी, और क्योंकि इसका
वॉल्यूम पानी के अंदर कम हो जाएगा, मतलब इसने पहले की तुलना में अब कम वाटर को डिस्प्लेस किया होगा, तो बॉइंट फोर्स फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बॉइंट फोर्स कम होने लगी, लेकिन mg वो क्या है, वो तो कांस्टेंट है। तो b जो ऊपर की तरफ था, जो बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ था, वो कम होने लगा, बट mg क्योंकि अभी भी कांस्टेंट है, तो अब इस बॉडी पे नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा एंड बॉडी डिसेलरेट करते 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 एक जगह पे जाकर के रुकेगी, फिर ये लौटना चालू करेगी और ये सिलसिला चलता रहेगा और फाइनली हमारी बॉडी ऑसिलेट करती रहेगी और ये बॉडी ऑसिलेट करना चालू करेगी। तब अगर आप नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करके अगर आप उसको मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करें और अगर आप इस बॉडी के एक्सेलरेशन को फाइंड करें, तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा, और डेफिनेटली ये जो बॉडी का मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में ही आएगा, जो आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए। मतलब ये बॉडी के अगर हम फर्दर इस बॉडी के मोशन को अगर हम फर्दर इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करें और इक्वेशन को सॉल्व करें, तब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है वो ये बॉडी उसे फॉलो करेगी। और कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि ऑसिलेटिंग बॉडी की एक्सेलरेशन उसकी पोजीशन, जो मीन पोजीशन से उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है, मीन पोजीशन से जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होती है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यही हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैंडेटरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ डायरेक्शन में अपोजिट होता है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। फॉर एन एग्जांपल, जब बॉडी को हमने नीचे की तरफ धक्का किया था या पुश किया था, तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी की नीचे थी बट नेट फोर्स ऊपर आया था। जब मीन पोजीशन को क्रॉस करके बॉडी ऊपर की तरफ मूव की थी, तब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड थी बट एक्सेलरेशन नीचे आया था। तो डेफिनेटली एक बॉडी तभी ऑसिलेट कर सकती है जब एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ओपोजिट हो, और यहां पर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के पावर 1 के साथ प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। और इतनी बात आपको समझनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये बॉडी भी इस कंडीशन को फॉलो करेगी एंड फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलेगा इसके टाइम पीरियड का, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी आप देख रहे हैं, इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और कांस्टेंट को हम शो करते हैं बाय द सिंबल ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस अपनी जगह पर रहने दिया, ओमेगा स्क्वायर हमारे कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी एंड एक्स भी अपनी जगह पर है। इस ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और किसी भी कीमत पे ये माइनस साइन हटना नहीं चाहिए, माइनस साइन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन के लिए माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ओमेगा स्क्वायर कभी नेगेटिव ना हो पाए और ये माइनस साइन कभी हट ना पाए। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव है एंड नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि माइनस इक्वेशन में हमेशा बना रहे। इसी ओमेगा को हमने कहा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और मैं बता दूं, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/t, जहां पर t ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ बातें हैं। इस सिचुएशन के लिए जो हमारी टाइम पीरियड को फाइंड करने का फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा, इट इज इक्वल टू 2π√σl अपॉन ρ इंटू जी। यही हमारा वो फॉर्मूला है जो फाइनली अगर हम इस मोशन की स्टडी करें और इसके टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करें तो हमें ये वैल्यू मिलने वाली है। और मैं वही कह रहा था कि कुछ ऐसे 7-8 अलग अलग सिस्टम हैं और आपको हर सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। एंड फ्लूइड बॉडी सिस्टम के केस में यही टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। ना यहाँ पर सिग्मा क्या है? सिग्मा है हमारी बॉडी की डेंसिटी। मैं बताना चाहूंगा सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये डेंसिटी ऑफ बॉडी है। एंड रो यहां पे आप जो देख रहे हैं, इट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और द लिक्विड, है ना। रो क्या है मेरी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। जहां तक सवाल एल का है, तो एल हमारी बॉडी की वर्टिकल लेंथ होती है, वर्टिकल हाइट हमारी एल है, और जी हम जानते हैं इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं तो हो सकता है कि किसी बुक में सिग्मा की हेल्प से डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को शो किया गया हो
एंड रो की हेल्प से डेंसिटी ऑफ बॉडी को शो किया गया हो। मैंने सिग्मा से डेंसिटी ऑफ बॉडी को शो किया है, रो से डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को शो किया हुआ, जो आप समझ सकते हैं। नाउ अब इस फॉर्मूले को यूज करके हमको डेफिनेटली इस सवाल का आंसर देना है। हालांकि मैंने एक्सप्लेन आपको काफ़ी डिटेल में किया, रीजन भी मुझे लगा मुझे समझाना चाहिए इतना, अदरवाइज इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझको हार्डली 30 सेकंड का समय चाहिए था, बट फिर भी आपको सारी बातें समझनी चाहिए। खैर, अब जो हमको डेटा गिवन है उस डेटा को मैं इस इक्वेशन के लिए फीड करूंगा और मैं तुरंत आंसर निकालूंगा। आप देखिएगा। नाउ पहले हम डेटा की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी क्यूबिकल है तो इसकी जो लेंथ होगी वो डेफिनेटली 10 सेंटीमीटर होगी। तो मुझको एल की वैल्यू मिल चुकी है, करेक्ट और नॉट। नाउ अब मुझको डेंसिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, जो कि मुझको अलग से यहाँ पे 1000 वैल्यू लिखा हुआ है। तो मुझको रो की भी जानकारी है, जी की वैल्यू हमें 10 लेने को कहा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक सिग्मा का सवाल है, विच इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, और आप अच्छे से जानते हैं डेंसिटी की वैल्यू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। आप अच्छे से जानते हैं कि एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी का, एक ऐसी बॉडी जिसका कुछ वॉल्यूम हो, जिसने कुछ वॉल्यूम का ऑक्युपाई किया हो, उस तरह की बॉडी की डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको मास गिवन है और वॉल्यूम तो आप निकाल ही सकते हैं क्योंकि आपको क्यूब की लेंथ मालूम है। तो आपके पास हर डेटा अवेलेबल है, बस आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो अपन अगले पेज में वैल्यूज पुट करके इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। तो देखिएगा, टी की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। सो टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट सिग्मा एल अपॉन रो जी। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, सिग्मा एल अपॉन रो जी, ताकि आपको समझना इजी हो जाए। नाउ 2 पाई अंडर रूट, अब सिग्मा होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मास गिवन है 10 ग्राम एंड ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना होगा, तो क्योंकि 10 सेंटीमीटर हमारी बॉडी की लेंथ की वैल्यू है, क्यूबिकल बॉडी की लेंथ की वैल्यू, साइड की वैल्यू है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्यूब का होता है साइड क्यूब। सो 10 इंटू 10 इंटू 10 करूंगा तो 10 टू द पावर 3 होगा, बट 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। बट एसआई सिस्टम में आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, है ना। 1 सेंटीमीटर इज 10 टू द पावर -2 मीटर, और क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो 10 टू द पावर -2 का पावर 3 करूंगा तो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब आ जाएगा। सो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को अगर मैं एसआई सिस्टम में लिखूं तो मुझको 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर -6 को और मल्टीप्लाई करना होगा, और फाइनली अब मेरे पास सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है। जहां तक बात एल की है, तो लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है, अगेन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ डिवाइडेड बाय, नाउ अब पानी की डेंसिटी हमें गिवन है 10 टू द पावर 3 एंड जी की वैल्यू हम जानते हैं 10। बस सॉल्व करते हैं आंसर। तो 2 पाई अंडर रूट, तो देखते हैं कौन कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर कैंसिल हो रही, कौन कौन सी क्वांटिटी बच रही है, देख लेते हैं। तो नाउ 10 टू द पावर -3 इंटू 10 बिकम्स 10 टू द पावर -2 इंटू 10 बिकम्स 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -2 बिकम्स 10 टू द पावर -3, करेक्ट। अब ये जो 10 टू द पावर 3 है, ऊपर जाकर के 10 टू द पावर -3 होके हो जाएगा 10 टू द पावर -6, और नीचे भी 10 टू द पावर -6 है, तो ये सब आपस में कैंसिल होने वाले हैं एंड फाइनली यहां पर बचने वाला है 1। 10 टू द पावर 3 इंटू 10 बिकम्स 10 टू द पावर 4, जो ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4, और यहां पर मुझे 10 टू द पावर -4 लिख देना चाहिए। फाइनली दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 का रूट बचा है, तो ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, एंड डेफिनेटली एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो फाइनली यही मेरा आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो आ रही है वाई पाई इंटू 10 टू द पावर -2, यहाँ पर यूनिट ऑब्वियसली सेकंड होगी, तो यहाँ पर पूछा था वाई की वैल्यू क्या होगी, तो बिल्कुल जवाब दे सकते हैं मेरा ये आंसर चेक करके कि जो वाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इट हैज टू बी 2, और इसीलिए 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए, एंड वो है भी। तो मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे ढंग से समझे होंगे, और आपको अलग अलग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो डेफिनेटली आप 30 से 45 सेकंड के अंदर इस सवाल को सॉल्व करके आप अगले सवाल की तरफ मूव कर सकते थे। आसान होता है ना। आगे बढ़ते हैं।
इसके पहले वाले सवाल में मैंने उस फॉर्मूले को डिराइव इसलिए नहीं किया, नीड नहीं था, है ना। आपको भी पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय बचाना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि मुझे समझाना काफ़ी डिटेल में था तो मैंने आप लोग को इतनी थ्योरी समझाई, बट आपको हर क्वेश्चन को शुरुआत से करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ केसेस के लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए। हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा फॉर्मूले को याद करके, मेमोराइज करके, शॉर्टकट्स को समझ करके करने के फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं रहता, बट कुछ केसेस के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। रीजन ये है कि आपका समय बचता है। कुछ केसेस के लिए तो डेफिनेटली आपको कुछ फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड 2 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर। इफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 12.5 सेकेंड, देन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज। ये सवाल बहुत बहुत आसान सा सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल मालूम है आपको बिल्कुल मालूम है कि जो डिस्टेंस होती है वो जिस इंटरवल के लिए हमको डिस्टेंस पूछा जाता है, उस इंटरवल में बॉडी के द्वारा कवर की गई जो पाथ लेंथ होती है उसे कहते हैं, है ना। मान लो आपको यहाँ पर एक टाइम इंटरवल गिवन है 12.5 सेकेंड, तो इस 12.5 सेकेंड के लिए जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये वो पाथ की लेंथ होगी जिस पाथ के अलोंग बॉडी ने मूवमेंट की है। आपको टोटल पाथ लेंथ फाइंड करना होता है और उसी पाथ लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपको अच्छे से मालूम होता है कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। किससे ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। और जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होती है वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक बॉडी की जर्नी मान लो यहां से शुरुआत हुई पॉइंट ए से और पॉइंट बी पे फिनिश हुई। मान लो बॉडी ने कुछ ऐसा रास्ता कवर किया है ए से बी पहुंचने के दौरान, तो इस पाथ की जो भी लेंथ होने वाली है वो हमारा डिस्टेंस है। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हम हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। और यही स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी भी है जिसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है, जो बिल्कुल आपको पता होता है। तो यहां पर हमको डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है और बहुत बहुत आसान सा सवाल है। तो चलिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारी बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है, तो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने के दौरान, ऑसिलेट करने के दौरान बॉडी एक पर्टिकुलर पोजीशन के दोनों तरफ आना जाना करती है, टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करती है। एक पोजीशन होती है जिस पोजीशन के दोनों तरफ बॉडी का आना जाना होता है। तो जिस पोजीशन के दोनों तरफ बॉडी की मूवमेंट होती है उस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। और जहां तक बॉडी दोनों तरफ मूव करती है उन दोनों पोजीशंस को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। करेक्ट, आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। तो मान लेते कि जो बॉडी मूव कर रही है इस लाइन के अलोंग कर रही है, इस लाइन के अलोंग बॉडी की मूवमेंट हो रही है, और ये जो बीचों बीच वाला पॉइंट है ये हो गया मेरा मीन पोजीशन। इस वाले को मैं कह देता हूं राइट एक्सट्रीम E2 और इसको मैं कह देता हूं लेफ्ट एक्सट्रीम E1। तो बॉडी क्या करती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन के दोनों तरफ आना जाना करती है। और इस तरह से हमारी बॉडी जब ऑसिलेट करती है तब उसके केस को हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं बेसिकली। और बॉडी मीन पोजीशन के दोनों तरफ आना जाना कर रही होती है ना। नाउ अब कह रहा है कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल, जो भी बॉडी हमारी, जो भी पार्टिकल है हमारी, उसके टाइम पीरियड की वैल्यू हमें दिया है 2 सेकेंड। करेक्ट, और एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। अभी एम्पलीट्यूड क्या होती है, तो एम्पलीट्यूड होती है मीन से लेकर के एक्सट्रीम के बीच की दूरी। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो डेफिनेटली ये लेंथ हमारी एम्पलीट्यूड ए है, ये लेंथ भी हमारी एम्पलीट्यूड ए है। मीन एंड एक्सट्रीम के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक, मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। खैर,
इस सवाल के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हर कोर कॉन्सेप्ट को समझ लें, सुन लें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेन पोजीशन पे बॉडी की एक्सीलरेशन होती है 0। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि एक्सीलरेशन x के साथ प्रोपोर्शनल होता है और x होती है बॉडी की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और क्योंकि ये मीन पे ही है तो मीन पोजीशन पे होने के कारण इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 होती है। यहाँ के लिए x की वैल्यू भी 0 है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेन पोजीशन पे बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। यहाँ पर v होता है मैक्सिमम, v इक्वल्स टू वी मैक्स, और आपको वी मैक्स का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, इट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड टाइम्स ओमेगा, और ये वही ओमेगा है जिसको हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा था। करेक्ट बात है, क्योंकि यहां पर स्पीड मैक्सिमम है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम होती है, जो आपको समझना चाहिए। एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशंस पे एक्सीलरेशन हमारी होती है मैक्सिमम, और कितनी हो जाएगी? तो क्योंकि हमारा फॉर्मूला है माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस तो माइनस साइन जो है वो तो डायरेक्शन के रिगार्डिंग है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? तो एक्स मैं लिख देता हूं, यहां पर हमने कहा था एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो आप माइनस देख रहे हो ये एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को बताने के लिए कि वो एक्स के ऑपोजिट है, बट अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डेफिनेटली इट इज इक्वल्स टू एक्स ओमेगा स्क्वायर, एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है? इट इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, तो डेफिनेटली ए मैक्स की वैल्यू हो जाएगी ए ओमेगा स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियस बात है, इट विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड, हाँ कि नहीं? नाउ जहां तक स्पीड का सवाल है तो ऑब्वियस बात है एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी रुकती है, तभी ना वो लौटेगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड की वैल्यू 0 होती है, और क्योंकि स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी 0 होती है, और मैं बताना चाहूंगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ड्यूरिंग द मूवमेंट सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एक दूसरे में वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और उन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब ये कहना चाहता हूं कि मेन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल मिनिमम है। एक्सट्रीम में काइनेटिक 0 है बट पोटेंशियल मैक्सिमम है। किसी अदर इंटरमीडिएट पोजीशन पे क्या देखने को मिलेगा हमें? किसी अदर इंटरमीडिएट पोजीशन पे कुछ वैल्यू काइनेटिक की होगी, कुछ वैल्यू पोटेंशियल की होगी, बट उनका जो सम होगा वो हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट होता है, और इस तरह से यहां पर मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। इट इज बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो भी ड्राइविंग फोर्स होती है वो एक कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स होती है, और कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स के एक्शन में सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, जो आपको समझना चाहिए। खैर, अब मैं इस सवाल पे लौटता हूं। तो टोटल हमको इंटरवल कितना गिवन है, आप सोच के बताएंगे या देख के बताएंगे? इट इज 12.5 सेकेंड, और टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड है। तो एक बात बताइए, 12.5 सेकेंड में टोटल कितना ऑसिलेशन हो गया होगा? आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि 2 सेकेंड में उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है, तो 12 सेकेंड में एक काम करते हैं अपन, 12.5 सेकेंड को ऐसा भी तो लिख सकते हैं 12 सेकेंड प्लस हाफ सेकेंड। तो क्योंकि 2 सेकेंड में उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, तो इस 12 सेकेंड में उसने 6 ऑसिलेशन को कंप्लीट किया होगा, 6 ऑसिलेशन को कंप्लीट किया होगा, प्लस एंड 0.5 सेकेंड में कितना किया होगा? तो क्योंकि 2 सेकेंड में उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, तो 0.5 सेकेंड में उसने 1/4 ऑसिलेशन कंप्लीट किया होगा, 1/4 ऑसिलेशन, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। अब ऐसा मान के चलते हैं कि जर्नी की शुरुआत मीन से हुई थी। कहां से हुई थी? मीन से हुई थी। अब किसी अदर पॉइंट से भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, मैं मीन से लेकर के समझा देता हूं। तो एक ऑसिलेशन क्या होगा? मीन से राइट एक्सट्रीम से मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम, एंड लेफ्ट एक्सट्रीम से वापस से मीन। दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन किसे कहेंगे? मीन से एक्सट्रीम से मीन से एक्सट्रीम से मीन। दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। नाउ एक ऑसिलेशन में टोटल डिस्टेंस कितना है, आप काउंट करके बताओ। एक ऑसिलेशन में
टोटल डिस्टेंस कितना होगा? विल इट बी 4 इंटू ए? सोच के बताएंगे। ए एम्पलीट्यूड गया, ए लेंथ लौटा, फिर ए लेंथ गया, फिर ए लेंथ आया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना आ रहा है? इट इज 4a। यस और नो? टोटल 4a का डिस्टेंस एक ऑसिलेशन में है। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, जिसके लिए मुझे कैपिटल डी गिवन है, सो कैपिटल डी विल बी इक्वल टू, मैं फाइंड करता हूं, तो एक ऑसिलेशन में उसका डिस्टेंस आ रहा है 4 इंटू ए, और टोटल कितना ऑसिलेशन है? टोटल 6 ऑसिलेशन है, तो 6 ऑसिलेशन में हो गया डिस्टेंस 4a इंटू 6 प्लस, अब यहां पर 1/4 ऑसिलेशन की बात हो रही है, तो मैं बताना चाहूंगा आप इस पूरे ऑसिलेशन को 1/4 में डिवाइड कर दो। तो 1/4 कैसे होगा? मीन से एक्सट्रीम 1/4 है, एक्सट्रीम से मीन 1/4 है, मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम 1/4 है, लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन 1/4 है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 मिलाकर के 1 हो गया। तो डेफिनेटली 0.5 सेकेंड में 1/4 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, एंड 1/4 का मतलब ये है कि वो वापस से मीन से राइट एक्सट्रीम तक मूव की होगी, और ये एक्स्ट्रा 0.5 सेकेंड में उसका जो डिस्टेंस होगा एक्स्ट्रा वो a होगा, और इसलिए यहां पर मुझे a को और ऐड कर देना चाहिए। सो फाइनली 4a इंटू 6 विल बिकम 24a प्लस a विल बिकम 25a। तो ये मेरे डिस्टेंस की वैल्यू हो गई। जहां तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, तो जर्नी हमने शुरुआत कहां से की थी? हमने शुरुआत की थी मीन से, और 12.5 सेकेंड में बॉडी फाइनली कहां पर है? राइट एक्सट्रीम पे है। तो शुरुआत पॉइंट मीन, फाइनल पॉइंट राइट एक्सट्रीम, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है दो पॉइंट्स के बीच में? इट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह में a आ जाएगा। तो बोल रहा था कि इनका रेशियो बताओ। अब इनका क्योंकि मुझे रेशियो बताना है, तो फाइनली 25a अपॉन a, में a एंड a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 25, एंड इसीलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा, जो कि दिया भी है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है, रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि वो अल्टीमेटली एलिमिनेट होने वाला है, कैंसिल तो होने ही वाला है। और इस तरह से हम इस 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले थे, और हमने कर लिया है ना। इस तरह से हमको इस 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना था, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है, एंड क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑसिलेट्स अलोंग द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ x equals to x naught sin square t by 2, where x naught equals to 1 meter. The kinetic energy of the particle as a function of x is correctly represented by the graph. All right, देखिए ये जो सवाल है, ये इस पूरे अटेम्प्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे डिफिकल्ट सवाल है, और सबसे कॉन्सेप्चुअल सवाल भी है। मतलब जो 7 सवाल आए थे हमारे जनवरी अटेम्प्ट में, उन 7 में से अगर ये सवाल की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, एंड आपको बिट डिफिकल्ट में भी लगे, बट देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। देखिए फिजिक्स में जनरली सवाल डिफिकल्ट नहीं होते, वो हाईली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और ये भी उनमें से एक सवाल है ना। और इसको समझाने के लिए मुझे समय लगेगा, मुझे इसे समझाने के लिए आपको काफ़ी सारी बातें समझानी पड़ेंगी, और उसको लेकर के जो भी आप टाइम डिवोट करेंगे मेरी बातों को सुनने के लिए, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा बिलीव है कि बहुत कम ही लोग होंगे जो इस क्वेश्चन की डेप्थ को समझ पाएंगे, है ना। और उसी डेप्थ को मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए एक बॉडी मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रही है ना। मान लिया जाए एक्स एक्सिस के अलोंग एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है, दिस इज द एक्स एक्सिस, और बॉडी जो ऑसिलेट कर रही है, मान लेते ये हमारी बॉडी है, और ये बॉडी का मीन पोजीशन है, करेक्ट। अब बॉडी मीन पोजीशन के दोनों तरफ आना जाना कर रही है, तो बॉडी की जो राइट एक्सट्रीम है वो मान लो यहाँ पर है, एंड बॉडी की लेफ्ट एक्सट्रीम मान लो यहाँ पर है ना। तो ये दोनों पोजीशंस हमारी होगी एक्सट्रीम पोजीशंस, और ये हमारी हो गई मीन पोजीशन, करेक्ट। अब क्योंकि मैंने बॉडी को एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करता हुआ दिखाया है, एक काम करते हैं हम यहाँ पर, हम इस मीन पोजीशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मान लेते हैं ऑरिजिन, और इसे मैं इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ओ, दिस इज द ओरिजिन ओ ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मीन एंड एक्सट्रीम के बीच की दूरी को हमने कहा था कि हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसीलिए अगर मैं बात करूं एक्सट्रीम पोजीशन E2 की, तो इसके लिए x की जो वैल्यू होगी इट हैज टू बी प्लस a, एंड लेफ्ट एक्सट्रीम E1 के लिए जो x की वैल्यू होगी इट शुड बी माइनस a।
और मैं समझता हूँ यहाँ तक की बातों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतनी बातों तो बड़ी आराम से हम समझ सकते हैं, इतनी बातों को तो समझना काफ़ी आसान है। तो बॉडी मीन पोजीशन के दोनों तरफ आना जाना कर रही है, एंड बॉडी की मीन पोजीशन को मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का माना हुआ है ओरिजिन। ठीक, हम ये भी मान के चलते हैं कि बॉडी की जो मोशन की जो शुरुआत है वो मीन से ही हो रही है ना। तो मैं t इक्वल टू 0 मान करके चलता हूं, कहां पर, जब बॉडी मीन पोजीशन पे थी। तो इस जगह पे जब बॉडी शुरुआत में थी तब t की वैल्यू 0 थी। अगर आप किसी अदर टाइम t के लिए इसकी पोजीशन का अगर एक्सप्रेशन लिखते हो तो एक्सप्रेशन आता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और बिल्कुल आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए। जो सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी, इस सिचुएशन के लिए जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी वो आएगी x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इसको आपको बिल्कुल याद रख लेना चाहिए। x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t में x क्या है, तो किसी इंस्टेंट t पे बॉडी की पोजीशन है, a हमारा एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा को आप अच्छे से जानते हैं, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2 पाई बाई t। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, और ये x का हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ये बात आपको समझने की जरूरत है, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको समझ में यहां तक बिल्कुल आ जाना चाहिए। अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे v मिल जाएगा, v को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे एक्सेलरेशन भी मिल जाएगी, जो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर हम dx बाई dt की वैल्यू फाइंड करें तो हमें v मिल जाएगी। v को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे एक्सेलरेशन भी मिल सकती है। एंड फाइनली हम उस तरह से एस एच एम के लिए एक्स वी एंड ए के एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। बट आपको बेसिक ये इक्वेशन तो बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ फिर से मैं पूछता हूं, इस इक्वेशन के लिए मैंने मीन पोजीशन को कहां पर लिया है, मीन पोजीशन को मैंने लिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे, या फिर जो मेरा मीन पोजीशन है वही मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, जो बिल्कुल आपको समझना चाहिए। इस इक्वेशन के लिए मीन पोजीशन वहां पर है जहां पर हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, और बिल्कुल इसको अच्छे ढंग से समझ के याद कर लीजिए, है ना, जो आपको समझने की फिलहाल बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। इतनी बात अगर आपको क्लियर होती है तो मैं आगे की अपनी बातें रखता हूं अब। लेकिन अगर आप में से कोई ये चाहेगा या ये कहता है कि नहीं भैया मैं तो किसी अदर पोजीशन को ओरिजिन मानना चाहता हूं, भैया चॉइस ऑफ ओरिजिन तो आपका राइट है, आप डिसाइड करेंगे कि आपका ओरिजिन कौन होगा, आपका रेफरेंस कौन होगा, ये आप डिसाइड करते हो, है ना। और इसीलिए अगर मान लो कोई कहता है कि नहीं भैया मैं ओरिजिन मीन को नहीं लूंगा, मैं ओरिजिन किसी अदर पॉइंट को लेना चाहता हूं, तो तब उस केस में आपकी इस इक्वेशन का फॉर्मेट बदलेगा और आपको इस इक्वेशन में हल्का बदलाव करना पड़ेगा। तो क्या बदलाव आएगा, उसी बदलाव को आपको पहले समझने की जरूरत है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इस सवाल का, उसके लिए इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। इन दोनों इक्वेशन में फर्क बस इतना है कि इस इक्वेशन के लिए जो ओरिजिन लिया गया था डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, फिर पोजीशन को फाइंड करने के लिए, मुझे पोजीशन कहना चाहिए, तो इस इक्वेशन में जो ओरिजिन लिया गया था बॉडी की पोजीशन को फाइंड करने के लिए वो मीन पे लिया गया था, और इस पर्टिकुलर केस में हम किसी अदर पॉइंट पे ओरिजिन लेकर के चल रहे हैं, और उस अदर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स नॉट विथ रेस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन। यहां पर मैं बताना चाहूंगा हियर एक्स नॉट इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ न्यू ओरिजिन विथ रेस्पेक्ट टू WRT का मतलब हो गया विथ रेस्पेक्ट टू मेन पोजीशन, जो आपको पहले मैं समझा देता हूं, है ना। देखिए अब मान लेते एग्जांपल एक लेकर के मैं समझाता हूं। मान लेते एग्जांपल के तौर पे कोई बोलेगा कि मैं चलो लेफ्ट एक्सट्रीम को मैं ओरिजिन मान करके चलूंगा। अब मान लीजिए किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा कि उसने लेफ्ट एक्सट्रीम को ओरिजिन माना है और लेफ्ट एक्सट्रीम से उसको बॉडी की पोजीशंस के लिए एक एक्सप्रेशन चाहिए। तो डेफिनेटली मीन के रेस्पेक्ट में जो हमारी लेफ्ट एक्सट्रीम की पोजीशन है वो तो माइनस ए है। तो फॉर लेफ्ट एक्सट्रीम मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं
कि लेफ्ट एक्सट्रीम के लिए जो एक्स नॉट होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी -a। मैंने क्या कहा, एक्स नॉट क्या है, पोजीशन ऑफ न्यू ऑरिजिन विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। तो किसी ने कहा कि भैया मैं लेफ्ट एक्सट्रीम को ऑरिजिन लेना चाहता हूं, तो इस लेफ्ट एक्सट्रीम का जो पोजीशन है मीन के रिलेटिव में वो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। तो एक्स नॉट की जगह में आ जाएगा -a, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में ये भी एक माइनस है, सो माइनस ऑफ -a विल बिकम +a, एंड उस पर्सन के लिए फाइनली एक्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा a + a sin ωt। ये एक्सप्रेशन फाइनली हमको मिलने वाला होगा जिसने लेफ्ट एक्सट्रीम को ओरिजिन माना होगा। यहां तक आप समझ सकते हैं, पहले आपको समझना चाहिए। नाउ अब सुनना ध्यान से मैं जो कह रहा हूं। हाँ, मान लेते कि t = 0 की बात कर रहे, t = 0 की बात कर रहे, और हमको देखते हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशन से x की क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है। बहुत मजा आएगा आपको, आप लोग समझना। नाउ दो केसेस हैं, पहला केस हमारा इस इक्वेशन के लिए, सेकंड केस हमारा इस इक्वेशन के लिए, है ना। तो देखिए t = 0 की बात करते हैं। अब यहाँ पे t की जगह में 0 पुट कर दीजिए। अगर मैं t की जगह में 0 पुट कर दूं तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, 0 × a विल बिकम 0, एंड फाइनली हमको जो x की वैल्यू मिलने वाली वो मिलने वाली है 0। अब देखते हैं यहां पर क्या होने वाला है। तो अगेन यहां पर अगर मैं t की जगह में 0 डाल दूं तो साइन 0 0 हो गया, 0 × a विल बिकम 0, बट 0 + a कितना हो जाएगा, इट विल बिकम a, करेक्ट और नॉट। और इसीलिए इस इक्वेशन के हिसाब से x की वैल्यू a आ रही है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना। नाउ अब मान लेते हैं मैं t की जगह में लिखता हूं t/4, मतलब टाइम पीरियड का 1/4 हो गया मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर t/4 पुट करता हूं तो t एंड t कैंसिल हो जाएंगे, 2π/4 को मैं π/2 लिख सकता हूं, sin π/2 मतलब sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 × a विल बिकम a। तब उस केस में x की वैल्यू आ जाएगी a, मतलब बॉडी राइट एक्सट्रीम तक आ चुका है, करेक्ट और नॉट। बट अगर a sin ωt की वैल्यू हमारी a आ रही है तो इस केस के हिसाब से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a + a, दैट विल बिकम 2a। तो यहां पर हमारी वैल्यू आने वाली है 2a। अब जो मैं समझाना चाहता था सुनना ध्यान से। अब ये मेरा न्यू ऑरिजिन था और इस न्यू ऑरिजिन को मैं o' मान लेता हूं। अब सुनना, जब बॉडी के लिए मैंने टाइम की वैल्यू को 0 लिया था तो जिसने o को ओरिजिन माना था उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जिसने o को ओरिजिन माना था उस पर्सन के लिए x की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, बिल्कुल आनी चाहिए थी। लेकिन जिसने इस o' को ओरिजिन माना था उसके लिए तो बॉडी यहीं पर थी, तो उस ओरिजिन के लिए, उस o' वाले ओरिजिन के लिए एक बात बताओ, इस बॉडी की पोजीशन के लिए लेंथ क्या आनी चाहिए थी, आप खुद सोच के बताओ। क्या इसे a आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, है ना। और इसलिए यहाँ पर a आया भी। जब बॉडी राइट एक्सट्रीम पर पहुंची आफ्टर अ टाइम t/4, तो इस ओरिजिन o के लिए जो x की वैल्यू थी वो +a थी, बट जिसने o' का ओरिजिन माना है उसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + a 2a, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं सिमिलरली अदर इंस्टेंट के लिए भी अगर मैं फाइंड करूं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये इक्वेशन इस बात को फॉलो करेगी। जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर मैं t की जगह में रख देता हूं t/2, तो x की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे t/2 पुट करता हूं तो t और t कैंसिल, 2 and 2 भी कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पे sin π बचेगा, sin π 0 होता है, तो फाइनली x की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि a sin ωt की वैल्यू 0 आई थी यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 0 होगी, बट 0 + a की वैल्यू a हो जाएगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू a आ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, मैं समझाता हूं, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अब मान लेते t की वैल्यू 3t/4 है। तब अब अगर यहां पर मैं t की जगह में 3t/4 पुट करूं तो t and t कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास बचेगा 2π × 3/4 विच इज 3π/4, है ना। 3π/4 हमारे पास बचने वाला है, जो कि 273 डिग्री को शो करता है। एंड साइन 273 डिग्री की वैल्यू होती है -1, -1 × a विल बिकम -a, तब x की वैल्यू आ रही है -a। तो ऑब्वियस बात है इस ओरिजिन o के रेस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन अब -a पे होगी। बट आप खुद सोचिए, जिसने o' को ओरिजिन माना था, क्या उसके लिए x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। आप सोचिए, अब अगर ये वैल्यू मेरी इस इंस्टेंट के लिए -a में कन्वर्ट हो गई है तो a प्लस ऑफ माइनस से कितना हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा 0। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि
ओ डैश के लिए x की वैल्यू फाइनली है 0 एंड o के लिए x की वैल्यू है माइनस है, तो डेफिनेटली आप किसी भी मोमेंट पे अगर पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं और अगर आपका ओरिजिन मीन पे ही है तो आप इस इक्वेशन को फॉलो करें, लेकिन अगर आप किसी अदर पॉइंट पे ओरिजिन लेना चाहते हैं तब आपको इक्वेशन का फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। आप यहाँ पर कुछ a sin ओमेगा t के साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम ऐड क्या करते हैं, माइनस एक्स नॉट को करते हैं, जहाँ पर एक्स नॉट हमारी न्यू लोकेशन होगी न्यू ओरिजिन की, या लोकेशन होगी हमारी न्यू ओरिजिन की, और उस एक्स नॉट की वैल्यू को हमें मीन से ही लेना होता है, और ये आपको इक्वेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक, अगर मैं आपसे ये पूछूं इस केस में एम्पलीट्यूड कितना है, तो इस केस में एम्पलीट्यूड ए है, इस केस में एम्पलीट्यूड कितना है, तो इस केस में भी एम्पलीट्यूड ए ही है, कोई अलग वैल्यू नहीं होगी, एम्पलीट्यूड अभी भी ए रहेगी। ये इस ए का बस इतना सा मतलब है कि ये हमें न्यू ओरिजिन के बारे में समझा रहा है। ए साइन ओमेगा टी से जो ये नंबर ऐड हुआ है ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है किसी केस में, डिपेंडिंग कि एक्स नॉट का साइन क्या आएगा हमारे लिए। जो भी वैल्यू आप एक्स्ट्रा देख पा रहे हैं ये हमें न्यू ओरिजिन का आइडिया दे रहा होता है, और इसका एसएचएम से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ओरिजिन बता रहा है कि आपने बॉडी की पोजीशन को फाइंड करने के लिए ओरिजिन कहाँ पर लिया था। इस माइनस एक्स नॉट का मीन्स इस केस के लिए ए का एसएचएम से कोई लेना देना नहीं है, जो बात आपको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। अब मैं इस सवाल पे लौटता हूँ, जो सवाल हमारा था। सवाल में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन स्क्वायर टी बाई टू। अब इसको लेकर के थोड़ी चर्चा करते हैं, और मैंने अभी जितनी कहानी आपको समझाई, जितनी बातें आपको समझाई, वो इसलिए समझाई थी कि आप इस इक्वेशन को समझ पाओ, और इस इक्वेशन को मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल के लिए एक्स नॉट की वैल्यू हमारी 1 मीटर है, तो फाइनली मेरी x की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर टी बाई टू। तो x की वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर टी बाई टू। बट हमने जो इक्वेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी, हमने लिखी थी एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखी थी वो थी एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तो साइन का पावर कितना था, साइन का पावर 1 था, बट यहाँ पर साइन का पावर कितना है, यहाँ पर साइन का पावर 2 है, और इसीलिए इस एक्सप्रेशन को देख करके डायरेक्टली आप एसएचएम को जज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होगी, एंड ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आपको साइन का पावर 1 में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसी कोशिश की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, और कौन कौन से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए मैं समझा दूं। पहला फॉर्मूला है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और ये आप क्लास 10th में भी सीखते हैं। एक और फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस 2 थीटा, जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। अब क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ, एंड मैं इक्वेशन 1 को माइनस करता हूँ इक्वेशन 2 से। अगर मैं माइनस करूंगा तो जो कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड जो साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो कॉस 2 थीटा पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो देखा जाए कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आरएचएस का भी आरएचएस से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो फाइनली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी, 2 को डिवाइड कर देना है, सो 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा, जो आपको बिल्कुल समझने की जरूरत है। नाउ हमारे सिचुएशन के लिए जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर t/2 दिया और मुझे मिला साइन स्क्वायर थीटा, तो कंपेयर करूं तो थीटा की वैल्यू हमारी इस पर्टिकुलर केस के लिए कितनी है, इट इज t/2। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस पर्टिकुलर केस के लिए यूज करूं तो मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह में मैं t/2 डाल रहा हूं इक्वल्स टू, तो यहां पर भी थीटा की जगह में t/2 पुट कर देना चाहिए, एंड फाइनली मुझे मिलेगा हाफ माइनस हाफ कॉस 2 इंटू t/2। तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली साइन स्क्वायर t की क्या वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर t/2 की क्या वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर t/2 की वैल्यू आ गई हाफ माइनस हाफ कॉस t। और अभी जो केस मैंने आपको समझाया था
इस एक्सप्रेशन को एक बार मैं यहीं पे वापस से लिखता हूँ। मैंने जो अभी आपको समझाया था, मैंने समझाया था आपको, और ये किसकी वैल्यू थी आप खुद सोच के बताएंगे, ये x की वैल्यू थी, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 cos t। और जो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं वापस से एक बार लिख रहा हूँ, जस्ट इसके नीचे हमने लिखा था x इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइन एंड कोसाइन दोनों फंक्शंस आ सकते हैं। साइन एंड कोसाइन दोनों फंक्शंस को हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। साइन एंड कोसाइन में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वही कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी 90 डिग्री के फर्क में। मतलब साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं 90 डिग्री के फर्क में, है ना। और इसलिए हम कहते हैं कि उनमें जो एंगल का फर्क है, जो फेज का फर्क है, वो 90 डिग्री है। और इसीलिए बस यहाँ पर अगर मैं साइन लिख सकता हूँ तो यहाँ पर मैं कॉस को भी लिख सकता हूँ। कॉस को भी लिखने में कोई बुराई नहीं है या कोई गलती नहीं है, साइन कॉस दोनों आ सकते हैं। तो इस कॉस को लेकर के वरीड मत होना, साइन कॉस दोनों अलाउड है। नाउ ये जो 1/2 आ रहा है, ये किस चीज के लिए बताइए। तो इस 1/2 को अगर मैं अगर मैं इस x को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखना चाहिए, x इक्वल्स टू माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ तो प्लस हाफ है, तो मुझको प्लस हाफ पाने के लिए माइनस से माइनस हाफ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी प्लस ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं हम, माइनस हाफ कॉस टी, जो आपको समझने की फिलहाल जरूरत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता था कि ये जो आप माइनस हाफ देख रहे हो, ये बेसिकली बता क्या रही है, ये बता रही है कि हमने इस एक्सप्रेशन के लिए जो ओरिजिन लिया है वो लेफ्ट एक्सट्रीम में लिया है। वाई लेफ्ट एक्सट्रीम, क्योंकि हमें यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं सवाल में कि जो हमारी एक्स नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, हमारी 1 मीटर है। अब सुनना ध्यान से जो मैं कहना चाहता हूं। एक बात और बताइए ना, आप मुझको खुद सोच करके बताइए कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरी एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 1/2, हाँ कि नहीं। अब देखो ना, ए साइन ओमेगा टी, यहां पर 1/2 कॉस टी आ गया। तो साइन कॉस दोनों अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब साइन या कॉस से जो भी मल्टीप्लाइड नंबर है वो मेरा एम्पलीट्यूड है। तो यहां पर जो 1/2 आप देख रहे हैं, दिस इज द एम्पलीट्यूड। 1/2 हमारा एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का। माइनस आ सकता है, माइनस क्योंकि एंगल बताता है। एक्चुअली आप जानते हो कि कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो डिपेंडिंग कि आपका जो कॉस के साथ एंगल बन रहा है वो कितना है, आपका साइन प्लस माइनस आता है, उसको लेके वरीड होने की जरूरत नहीं है। बॉडी मीन से राइट की तरफ है तो एक्स पॉजिटिव है, मीन से लेफ्ट की तरफ है तो एक्स नेगेटिव है, तो प्लस माइनस दोनों अलाउड होते हैं। तो इस माइनस साइन को भी लेके आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1/2 है। और यहां पर एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स नॉट की वैल्यू आ रही है मेरी माइनस हाफ। इसका यह मतलब है कि जो लेफ्ट एक्सट्रीम था, क्योंकि एम्पलीट्यूड मेरी 1/2 है, क्योंकि मेरी एम्पलीट्यूड 1/2 है, तो मेन पोजीशन से -1/2 मतलब लेफ्ट की तरफ मैंने ओरिजिन माना है। मतलब मेरे सिचुएशन के लिए जो मुझे इक्वेशन दी थी, इस सिचुएशन के लिए जो हमारा लेफ्ट एक्सट्रीम है वो कौन है, लेफ्ट एक्सट्रीम हमारा कौन है, लेफ्ट एक्सट्रीम हमारा ओरिजिन है। इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत थी। अब मैं आपको थोड़े एक आध सवाल पहले बताया था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे, सोच के बताना, एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड कितनी ली थी हमने, इट इज 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्योंकि स्पीड 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही होगी। मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं और मैं अब सवाल की तरफ आता हूं। नाउ जो एक्सप्रेशन मेरा मिला वो क्या था, मैं लिख देता हूं, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस हाफ प्लस ऑफ माइनस हाफ कॉस टी। अब देख सकते हैं इसी इक्वेशन को मैंने यहां पर ऑब्टेन किया है और इसी को मैं यहां पर लिख दिया। मतलब जो मुझे इक्वेशन गिवन थी, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, करेक्ट और नॉट। अब ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। अब अगर मैं मान लेते टी की जगह मैं 0 पुट कर दूं, अगर मैं टी की जगह में 0 पुट कर दूं तो cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1।
है कि नहीं? cos 0 कितना होता है 1, 1 इंटू माइनस हाफ इज 1 इंटू माइनस हाफ इज माइनस हाफ, और ये प्लस हाफ है, तो प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 0। मतलब बॉडी कहां पर है, बॉडी के लिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बॉडी के लिए एक्स की वैल्यू आ गई 0। और अगर बॉडी के लिए एक्स की वैल्यू 0 है, इसका ये मतलब है बॉडी कहां पर है, बॉडी लेफ्ट एक्सट्रीम में है। मैं कहना चाहूंगा ये जो आप कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, दिस इज द ओरिजिन एंड एट t इक्वल टू 0 आई एम गेटिंग x इक्वल्स टू 0, और जो मेरा एम्पलीट्यूड है वो भी तो हाफ वैल्यू का ही है, हाफ मीटर का है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि शुरुआत में जब t की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो बॉडी थी कहां पर, बॉडी एक्चुअली लेफ्ट एक्सट्रीम पे थी, क्योंकि x की वैल्यू 0 आ रही है, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये हमें ओरिजिन की पोजीशन बता रहा है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्योंकि 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, और इसीलिए ये ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 में कुछ नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी बताई गई है, ये भी नहीं हो सकता। तो या तो ऑप्शन 1 करेक्ट है या तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। अब देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। साथ ही साथ हम ये भी तो जानते हैं कि जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाती है तब उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट आता है ना, बॉडी की स्पीड बढ़ते बढ़ते जाती है, और क्योंकि बॉडी की स्पीड बढ़ते बढ़ते जाती है तो डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं ऑप्शन 1 में देखूं तो डेफिनेटली एक्सट्रीम से मीन जाने के समय में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते जा रही है, और यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते जा रही है। तो यहां तक तो एक बात समझ में आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट दोनों ही ग्राफ फर्स्ट ऑप्शन का एंड ग्राफ फोर्थ ऑप्शन का, दोनों में एक्सट्रीम से मीन के दौरान काइनेटिक एनर्जी को बढ़ता हुआ दिखाया गया है। यहां तक तो एक बात हमको समझ में आ रही है, पर दोनों ग्राफ में फर्क क्या है कि यहां पर जो स्लोप है वो कम कम होते जा रहा है, और यहां पर स्लोप बढ़ते बढ़ते जा रहा है। अभी स्लोप किसे कहते हैं, तो अगर आपको किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो आपको क्या करना होता है, आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, और उस टेंजेंट ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म किया हुआ होता है, अगर मैं इसे थीटा मानूं तो स्लोप होता है m इक्वल्स टू टेन थीटा। स्लोप को हम सिंबल m से शो करते हैं एंड टेन थीटा को स्लोप कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस की तरफ एंगल है वो कम कम होता जा रहा है, और क्योंकि थीटा कम कम होता जा रहा है तो स्लोप भी कम कम होती जा रही है। बट इस केस में जो टेंजेंट है वो एक्स के बढ़ने के साथ साथ बड़े एंगल को फॉर्म कर रहा है, बिगर एंगल को फॉर्म कर रहा है, और इसके लिए स्लोप बढ़ता जा रहा है। तब इस केस में स्लोप की वैल्यू का डिक्रीमेंट है, इस केस में स्लोप की वैल्यू का इंक्रीमेंट है। अब स्लोप के बेसिस पे आप डेफिनेटली जज कर सकते हैं कि ऑप्शन 1 करेक्ट होगा कि ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। मैं समझाता हूं, मैं हिंट देता हूं और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्स के साथ, मीन से डिस्प्लेसमेंट के साथ, मीन पोजीशन से बॉडी की डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका ये मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी के पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, एंड मीन पोजीशन पे बॉडी के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। अब क्योंकि इस जगह पे बॉडी अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, और लेफ्ट एक्सट्रीम की कहानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्योंकि x इक्वल्स टू 0 में मतलब यहाँ पर बॉडी कहाँ पर है, x इक्वल्स टू 0 का मतलब बॉडी कहाँ पर है, बॉडी अभी लेफ्ट एक्सट्रीम में है, और क्योंकि बॉडी लेफ्ट एक्सट्रीम में है मतलब इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो चेंज इन वेलोसिटी का जो रेट होगा वो मैक्सिमम होगा, और इसके लिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट फास्टर होना चाहिए। बट जैसे जैसे बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आने लगेगी एक्सेलरेशन छोटी छोटी होती जाएगी, एक्सेलरेशन के छोटे होने से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम होती जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट स्लो होता जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ जो स्लोप है वो कम होते जाना चाहिए, और इसीलिए विदाउट अ डाउट ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। यहां पर क्या बता रहा है, यहां पर यह बता रहा है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का जो इंक्रीमेंट का रेट है वो मैक्सिमम है। मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये भी मैक्स को शो कर रहा है, ये भी मैक्स को शो कर रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी का जो इंक्रीमेंट का रेट है वो मीन पे होगा 0 एंड एक्सट्रीम पे होगा मैक्सिमम। ऐसा इसीलिए क्योंकि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होती है,
मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट मीन पोजीशन पे नहीं आता, और इसीलिए मीन पोजीशन पे हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स शुड बी जीरो, और इसलिए यहाँ पर जो मेरा स्लोप बनेगा वो जीरो बनेगा। और डेफिनेटली एक्सट्रीम से मीन की तरफ आने के दौरान काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो बढ़ेगी, बट काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट के रेट में डिक्रीमेंट होता चला जाएगा। सिमिलरली मीन से जब वो वापस से एक्सट्रीम की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, तब उस दौरान उसकी अब काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और उसके जो डिक्रीमेंट का रेट होगा इसी का बस मिरर इमेज बनेगा। और डेफिनेटली ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है, और ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होना भी चाहिए। तो देखिए, इस सवाल को समझाने के दौरान हमने कई पहलुओं पे बात की। मैंने आपको इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस समझाया, मैंने आपको इस नंबर का इंपॉर्टेंस समझाया, और इस नंबर के इंपॉर्टेंस से ही मुझे ये पता चला था कि x इक्वल्स टू जीरो, मीन को नहीं बता रहा है यहाँ पर, x इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर लेफ्ट एक्सट्रीम को बता रहा है। और इसी बात के एनालिसिस के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट ये था जानना कि भैया शुरुआत में काइनेटिक को जीरो लूं कि मैक्सिमम लूं। ये कहता है कि शुरुआत में x इक्वल्स टू जीरो पे काइनेटिक मैक्सिमम है, ये ऑप्शन कहता है x इक्वल्स टू जीरो पे काइनेटिक मैक्सिमम है, ये ऑप्शन कहता है x इक्वल्स टू जीरो पे काइनेटिक जीरो है, ये ऑप्शन कहता है x इक्वल्स टू जीरो पे काइनेटिक जीरो है। बट ये तो बताओ कि भैया जो x हम फाइंड कर रहे हैं वो कौन सी जगह से कर रहे हैं, जो बॉडी की पोजीशन x है उसका ओरिजिन कहाँ पर, यही तो हमको मालूम नहीं था, और उसी ओरिजिन को फाइंड करने के लिए अपन ने इतना झमेला किया और इतनी बातें समझी। इस इक्वेशन से मुझे ये पता चला कि लेफ्ट एक्सट्रीम को इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में लेफ्ट एक्सट्रीम को ओरिजिन माना गया है, और उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बॉडी की जगह बताई गई है कि कहां पर है वो। और क्योंकि लेफ्ट एक्सट्रीम में काइनेटिक जीरो होगा, तो उससे मैंने जज किया कि ऑप्शन 1 एंड 4 में कोई एक करेक्ट होना चाहिए, 2 एंड 3 नहीं हो सकते। एंड क्योंकि एक्सट्रीम में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। मीन पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक जीरो होना चाहिए, और इसीलिए हम लोग ऑप्शन 1 के साथ जा रहे हैं। एकदम परफेक्ट आंसर है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A, knowing initial position x naught and initial momentum p naught is enough to determine the position and momentum at any time t for a simple harmonic motion with a given angular frequency omega. मैं आपको आगे assertion समझाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि अगर किसी SHM एग्जीक्यूट करती हुई बॉडी की मुझे इनिशियल पोजीशन पता हो x नॉट, इनिशियल मोमेंटम पता हो p नॉट, तो मैं किसी भी इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम निकाल सकता हूं। ये बात क्या सही है? देखते हैं, है ना, सुनना ध्यान से। देखिए, जब बात मोमेंटम की हो रही है तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर आपको मोमेंटम की जानकारी है तो मोमेंटम से अगर मैं बॉडी के मास को डिवाइड कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। मतलब मैं पोजीशन x नॉट के साथ यहाँ पर मोमेंटम को कंपेयर ना करके या फिर रिलेट ना करके वेलोसिटी को भी रिलेट कर दूं तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी से सिर्फ मास का मल्टीप्लिकेशन ही मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम से मास का डिवीजन वेलोसिटी हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर मैं इस सवाल को समझाने के लिए पोजिशन एंड वेलोसिटी के टर्म्स में अगर आप लोग को एनालिसिस करके बताऊं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो भी आपको समझ जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये मैं क्लियर करना चाहता था। दूसरी बात ये है कि अगर आपको जनरली एक सवाल दिया जाए और कुछ अलग से ना बोला जाए, तब आप बिल्कुल यही मानना कि उस SHM एग्जीक्यूट करती हुई बॉडी का जो मेन पोजीशन है वही हमारा ओरिजिन है, वही हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन बनेगा, और उसी पोजीशन से हम बॉडी की जो भी डिफरेंट पोजीशंस होंगी उसको हम फाइंड करेंगे, है ना। मीन कौन बनेगा? मीन बनेगा ओरिजिन, जो आपको समझने की जरूरत है। नाउ इन दैट रेस्पेक्ट मैंने क्या कहा था कि x को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a sin ओमेगा t, लेकिन हम ओमेगा t के साथ एक एंगल को भी ऐड कर सकते हैं, और उस एंगल को मैं यहाँ पे फाई से शो कर रहा हूँ, और इसी फाई को हम कहते हैं फेज कांस्टेंट, और इसे हम कहते हैं इनिशियल फेज। अब ये कहाँ से आया है इसकी भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट बस वेट करिएगा। फाई को हम क्या कहते हैं?
फाई को हम कहते हैं, या तो इसे आप फेज कांस्टेंट कह लीजिए, इसे आप फेज कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे इनिशियल फेज भी कह सकते हैं। इसे आप इनिशियल फेज भी कह सकते हैं। इनिशियल फेज कहाँ से आया? तो अगर आप टी की जगह में जीरो डाल देंगे, इनिशियल मतलब टी की वैल्यू कितनी, शुरुआत में टी की वैल्यू कितनी लेते हैं हम, जीरो लेते हैं, तो आप अगर यहाँ जीरो डाल देंगे तो खाली फाई बचेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे के पूरे एंगल को हम फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। ओमेगा टी प्लस फाई इज कॉल्ड फेज, इसे हम फेज कहा करते हैं। तो t इक्वल टू जीरो के फेज को इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट कहते हैं। अभी अलग से कहां से आया टपका, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपके लिए फाई की वैल्यू जीरो है। आपने क्या एक्सप्रेशन लिखा? आपने एक्सप्रेशन लिखा x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ये आपका एक्सप्रेशन था। अब t की जगह में जीरो पुट करिए, t की जगह में जीरो पुट करूंगा तो साइन जीरो हो जाएगा। अब साइन जीरो जीरो होता है, जीरो इंटू a की वैल्यू जीरो हो गई, तो x की वैल्यू जीरो हो गई। मतलब जब आपने बॉडी को देखा, जब आपने बॉडी के मोशन की स्टडी की, उस मोमेंट में आपने देखा कि बॉडी कहां पर है, बॉडी उस मोमेंट पे मीन पे है, आपने ऐसा देखा। बट जरूरी थोड़ी है भैया कि आपकी नज़र जिस मोमेंट पे बॉडी पे थी, किसी अदर की भी नज़र उसी मोमेंट पे आई हो। कोई हो सकता है ऑब्जर्वर थोड़ा बाद में देखा हो, और उसने जब देखा तब उसने बॉडी को मीन पे नहीं देखा, मीन एंड एक्सट्रीम के बीच में कहीं और देखा, करेक्ट। तब उस केस में उसे ओमेगा टी के साथ फाई को ऐड करना पड़ेगा, और फाई इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि जब अदर ऑब्जर्वर ने बॉडी को देखा तब बॉडी कहां पर थी, बॉडी की शुरुआत की पोजीशन कहां पर है, इससे डिसाइड होगा कि फाई की क्या वैल्यू बनने वाली है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने देखा कि बॉडी मीन और एक्सट्रीम के बीच में है शुरुआत में, मतलब उसका जब शुरुआत हुआ था स्टडी करने का, जब किसी अदर ऑब्जर्वर ने मोशन की स्टडी करना शुरुआत किया, तब उसने देखा बॉडी मीन और एक्सट्रीम के बीचों बीच है। तब उस केस में उसको फाई की कुछ ना कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी, और मैं बता दूं उस केस में फाई की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। कैसे बता रहा हूं? अब टी की जगह में जीरो पुट कर दो, ओमेगा टी जीरो हो गया, जीरो प्लस 30 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, एंड a इंटू 1/2 विल बिकम a/2। मतलब शुरुआत में उसके लिए x की वैल्यू क्या आ गई? शुरुआत में अदर ऑब्जर्वर के लिए x की वैल्यू आ गई a/2। इसका ये मतलब है कि उसने बॉडी को तब देखा जब बॉडी मीन एक्सट्रीम के बीच में थी। अब मान लो कोई थर्ड ऑब्जर्वर है, उसने देखा कि बॉडी राइट एक्सट्रीम में है। शुरुआत में जब उसने देखा, स्टडी किया, जब उसने जिस मोमेंट से स्टडी करना चालू किया, उस मोमेंट पे देखा कि बॉडी ऑलरेडी राइट एक्सट्रीम पे है, तब उसके लिए फाई की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। कैसे? देखिए, टी की जगह में उसके लिए जीरो पुट करो, शुरुआत उसके लिए भी टी इक्वल टू जीरो से होगी। अब जीरो प्लस 90, 90 साइन 91 होता है, 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए आ गई। मतलब उस थर्ड ऑब्जर्वर के लिए एक्स की वैल्यू ए है, मतलब बॉडी एक्सट्रीम पे है एट टी इक्वल टू जीरो, तो ये फाई आता है जनरली। तो अगर आपकी स्टडी बॉडी की मीन से ही हुई थी तो आपके लिए फाई जीरो है, कहीं और से हुई थी तो नॉन जीरो है। इतना आपको समझने की जरूरत है। सो नाउ, अब ये मेरा x का एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी, तो v हो जाएगा dx बाई dt, तो एक कांस्टेंट बाहर, साइन ओमेगा टी प्लस फाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फेज। ओमेगा टी प्लस फाई को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम एच पर द चेन रूल, एंड ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा टी, फाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जीरो, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट, फाई एक कांस्टेंट होता है। तो ये v का एक्सप्रेशन है। अगर मैं दोनों साइड मास मल्टीप्लाई कर दूं, m LHS में भी m RHS में भी, तो m LHS में मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल जाएगी मोमेंटम, और m मुझे RHS में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड फाइनली इस एक्सप्रेशन की हेल्प से मैं मोमेंटम तक भी पहुंच सकता हूं। तो मैं मास मल्टीप्लाई ना करके v के टर्म्स में आप लोग को समझा देता हूं। अब एक बात बताओ, आपको इन दोनों इक्वेशंस में क्या क्या जानकारी है? आपको जानकारी है इनिशियल पोजीशन की, मतलब x आपको मालूम है t इक्वल टू जीरो का, आपको मोमेंटम मालूम है, मतलब आपको वेलोसिटी v भी मालूम है एट t इक्वल टू जीरो। तो x नोन है, v नोन है, और क्या नोन है? ओमेगा नॉन है। बट क्या अननोन है? तो मुझे a नहीं मालूम, मुझे एम्पलीट्यूड नहीं मालूम, मुझे और क्या नहीं मालूम? मुझे इनिशियल फेज फाई नहीं मालूम। बट क्योंकि मेरे पास दो अननोन है, ए फाई, मेरे पास दो अननोन है, बट इक्वेशंस भी मेरे पास कितनी है? दो हैं।
और हम जानते हैं कि जितने अननोन्स हमारे पास होते हैं अगर उतने इक्वेशंस भी हों तो हम अननोन को फाइंड कर लेते हैं। और क्योंकि मेरे पास 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन है, मैं इन दोनों को सॉल्व करके फाइनली ए एंड फाई को निकाल सकता हूं। और एक बार मुझे ए और फाई की वैल्यू मिल जाए तो किसी भी टाइम के लिए आप मुझको एक्स पूछ लो, वी पूछ लो, मैं बता दूंगा। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? आप खुद सोचो कि मुझे इस एक्सप्रेशन में एक्स मालूम है, ए नहीं मालूम, ओमेगा मालूम है, फाई नहीं मालूम, तो ए और फाई बता दो, इसमें भी ए एंड फाई बता दो। जब जब बोलोगे मैं तब तब के लिए एक्स और वी बता सकता हूं। तो मेरे पास क्योंकि 2 अननोन और 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व करके मैं फाई एंड ए निकाल लूंगा। और एक बार मुझे फाई एंड ए मिल जाए, आप मुझे जिस मोमेंट के लिए भी एक्स एंड वी पूछेंगे, ये एक्स एंड मोमेंटम पूछेंगे, मैं निकाल करके दे सकता हूं। और इसीलिए मैं बिल्कुल कहूंगा एसर्सन एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, विदाउट अ डाउट। एसर्सन एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ये रेड ज्यादा लंबा हो गया, छोटा कर देते हैं। नाउ रीजन की बात करते हैं। द एम्पलीट्यूड एंड फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड पी नॉट। ये बात भी एकदम सही है। अरे भैया वही तो बात, इतने समय से मैं जो कहानी इतनी गा रहा हूं आप लोग के सामने, यही तो गा रहा था कि एम्पलीट्यूड एंड फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड पी नॉट। पी नॉट से मैं वी नॉट निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही तो कारण था कि क्योंकि मैं इन दोनों की मदद से एम्पलीट्यूड ए निकाल सकता हूं, इनिशियल फेज फाई निकाल सकता हूं, तभी ना मैं किसी भी मोमेंट के लिए पोजीशन एंड मोमेंटम की वैल्यू फाइंड कर पा रहा था। तो रीजन आर भी करेक्ट है और रीजन एसर्सन का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यही कारण है कि मैं एसर्सन ए को करेक्ट मान पा रहा हूं। और इसीलिए बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्सन। और अब हम ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट। इनकरेक्ट है ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन फोर्थ इज अ परफेक्ट आंसर, है ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट से। इन क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आप देख सकते हैं कि एसर्सन रीजन वाले कितने सवाल आने लगे, है ना? तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A: time period of a simple pendulum is longer at the top of a mountain than that at the base of the mountain. चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी। और हम ये भी जानते हैं दैट विथ हाइट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। अच्छा, व्हाट अबाउट डेप्थ? व्हाट अबाउट विथ डेप्थ? तो डेप्थ के साथ भी एक्सीलरेशन कम होती है ना? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है मैक्सिमम। हाइट बढ़ाओ तो भी एक्सीलरेशन छोटा होता है, हाइट कम करो मतलब डेप्थ में जाओ, मतलब अगर हम अर्थ के अंदर, अर्थ को अगर मान लो हम एक कैविटी क्रिएट करते हैं, होल क्रिएट करते हैं या फिर गड्ढा खोदना चालू करते हैं और अर्थ के सरफेस के भीतर एंटर करते हैं, इन दैट केस हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब भी कम होती है। सो विथ डेप्थ ऑल्सो डिक्रीजेस, विथ हाइट ऑल्सो डिक्रीजेस, इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जो आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा माउंटेन के टॉप पे। तो हम जानते हैं कि हाइट अगर बढ़ेगी तो जी क्या होगा? जी कम होगा। यहां लिख देता हूं, with height g decreases। हाइट के साथ एक्सेलरेशन कम होता है, तो क्योंकि g कम हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है तो t बढ़ेगा। तो बोलता है कि टॉप पे टाइम पीरियड ज्यादा होगा। एकदम सही बात है ना? क्योंकि हाइट पे g की वैल्यू में कमी आएगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो एकदम सही बात है। रीजन आर की बात करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वाइस वर्सा। क्या कह रहा है? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वाइस वर्सा। कह रहा है कि अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं
तो टी कम होगा, टी डिक्रीज करेगा ऐसा कह रहा है। एंड वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर जी को छोटा करें तो टी बढ़ेगा। बात सही है ये भी। और इसी रीजन की वजह से ही तो मैं एसर्शन ए को करेक्ट जज कर पाया। मैंने तो वही तो कहा आपको, हाइट के साथ जी कम हुआ और जी कम होने से टी की वैल्यू क्या हो गई, टी की वैल्यू बढ़ गई। तो यहां पर जो मेरा एसर्शन का एक्सप्लेनेशन है वही तो ये रीजन है ना। मेरा एसर्शन ए का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो कौन है, यही है। तो दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट answer from the options given below. Both A and R are true and R is not incorrect. Or both option 2, both A and R are true and R is the correct explanation of A. एकदम सही है भैया, ये ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट आंसर है। एंड ऑप्शन 2 के साथ ही जाएंगे, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से टोटल 7 सवाल आए थे, 6 मैंने समझा दिए, 7वें पे भी अभी मैं हूँ और इसे भी समझा करके फाइनली आज की हम इस क्लास को एंड करेंगे। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर के मैं हर डेप्थ को आपको सिखा सकूं। इतना टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं थी इन 7 सवाल को समझाने के लिए, बट फिर भी मैंने लिया सिर्फ आप ही के लिए कि आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिले, आप हर वो छोटी मोटी बातें समझ पाएँ जो आपको सीखनी चाहिए अगर आप फिजिक्स में कमांड पाना चाहते हैं, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस का जो ऑर्डर भी रख रहे हैं वो डे 1 से लेकर डे लास्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये जो सवाल है ये 29 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कहता है, 2 bodies A and B of equal masses or equal mass are suspended from 2 massless springs of spring constant K1 and K2 respectively. If the bodies oscillate vertically such that their amplitudes are equal, the ratio of the maximum velocity of A to the maximum velocity of B is all right। तो मैं आपको ऑलरेडी किसी एक सवाल में समझा रहा था कि जो पार्टिकल जब SHM एग्जीक्यूट करती है, जब एक बॉडी ऑसिलेट करती है, उस दौरान उसकी मैक्सिमम स्पीड, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो होती है मीन पोजीशन पे। और मैं आपको बता चुका हूं कि वी मैक्स की वैल्यू होती है ए इंटू ओमेगा। ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को आज सिखाया है। वी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, ए इंटू ओमेगा होती है। अगर आपको मान लेते किसी अदर पोजीशन पे, किसी अदर एक्स पे वी चाहिए हो तो उसके लिए भी एक रेडीमेड फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। वी निकालने का फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। It is also a very important equation which you must remember. किसी भी मोमेंट पे, किसी भी पोजीशन पे, किसी भी एक्स पे अगर आपको v चाहिए तो आप इस इक्वेशन की हेल्प लेना। जैसे कि मीन पे अगर मैं ओरिजिन लूं तो मीन के लिए x की वैल्यू कितनी है, मीन के लिए x की वैल्यू हो गई 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ए स्क्वायर अकेला बचा, ए स्क्वायर के रूट की वैल्यू ए हो जाएगी, ए इंटू ओमेगा, ए ओमेगा हो जाएगा। और हम जानते हैं वी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। ना एक्सट्रीम के लिए बताओ, आप बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्सट्रीम के लिए। तो एक्सट्रीम के लिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 का रूट भी 0 इंटू ओमेगा इज ऑल्सो 0। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे भी 0। और हमने कहा ही कि एक्सट्रीम पे तो बॉडी रुकती है फिर लौटती है, और इसीलिए आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से किसी भी पोजीशन पे वी निकाल सकते हो। बट वी मैक्स इतना ए इंटू ओमेगा होता है। नाउ जहां तक बात स्प्रिंग बॉडी सिस्टम की है, फॉर अ स्प्रिंग बॉडी सिस्टम, अगर एक स्प्रिंग से आप एक बॉडी को लटका दो या अटैच कर दो और उस बॉडी को ऑसिलेट कराओ, वो भी SHM एग्जीक्यूट करती है। और उस दौरान ओमेगा की वैल्यू आपको बिल्कुल याद करनी चाहिए, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट K/M होता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू मस्ट रिमेंबर। आप ओमेगा की जगह में अगर 2π/T लिखते हैं तो उससे आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा T इक्वल्स टू 2π√M/K। मैं दिखा देता हूँ, ओमेगा की जगह में अगर मैं 2π/T लिख दूँ इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट K/M। टी निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
और मल्टीप्लाई करने से आपको टी की वैल्यू मिलेगी 2π√m/k, जो टाइम पीरियड होता है हमारे स्प्रिंग बॉडी सिस्टम का। तो ये ओमेगा की बात रही। तो बताओ आप वी मैक्स का एक्सप्रेशन फाइनली क्या बन जाएगा? वी मैक्स विल बी इक्वल टू, ए तो रहने दो, √k/m। नाउ अब कह रहा है कि दोनों के मासेस सेम हैं, फिर कह रहा है कि दोनों के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो भी सेम है। तो क्योंकि ए भी सेम, एम भी सेम, तो मैं कह सकता हूं वी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू √k। बिल्कुल कह सकता हूं कि वी मैक्स की वैल्यू √k के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कह रहा था कि रेशियो बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी। तो वी ए मैक्स अपॉन वी बी मैक्स इक्वल्स टू √k1 अपॉन √k2 और √k1/k2। और इसके लिए यहां पर आंसर हमारा आ जाएगा √k1/k2। और इसीलिए मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। और इसी के साथ फाइनली हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को आज फिनिश किया। मैंने पूरी कोशिश की है, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको मेरे समझाने के दौरान अगर कुछ बातें एक बार में रजिस्टर नहीं होती हैं, अगर एक बार में आपको पूरी तरह से मेरी बात समझ में नहीं आती है, तब आप मेरी बातों को दोबारा सुनना। मैंने हर बात समझाई है, बट दिमाग में कई बातों को प्रोसेस होने में समय लगता है। कई बार होता है कि हम बातों को समझते तो हैं, सुनते तो हैं, बट पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग को रजिस्टर होने के लिए कुछ बातों को समय लगता है कभी कभी। और उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ डीप बातें हैं जो दिमाग में एक बार में नहीं बैठती। और इसलिए मेरा बिल्कुल आप लोग से एक अपील रहेगा कि आप अगर ज़रूरत फील हो तो मेरी बातों को दोबारा सुनना, ज़रूरत हो तो तिबारा सुनना, आपको फिर जाकर के मेरी बातें समझ में आएंगी। क्योंकि इस चैप्टर में मैंने काफ़ी स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी, और मैंने आपको हर वो पहलुओं के साथ आपको यहाँ पे आज क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है जो जनरली आपको सिखाई नहीं जाती, जो जनरली टीचर स्किप करते हैं। बट मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सामने बातों को रखूँ, और इसीलिए मैं बिल्कुल आपसे अपील करूँगा कि आप थोड़ी मेहनत करना। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती हो तो आप बिल्कुल बताएं मुझे, मैं आपके लिए फिर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन फाइंड करूँगा। आज की मेरी क्लास में मैं इतना ही रखना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।